जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एससीएस एकेडमी की करंट अफेयर की कंप्लीट कवरेज वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर की ऐसी क्लास जिसमें टॉपिक को करंट टू कोर ऐसे डिस्कस करते हैं कि आप उस टॉपिक के मास्टर हो जाते हैं। आज की इस क्लास में भी हम ऐसे डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को, जिसमें आपका पहला टॉपिक है भारतीय संरक्षित क्षेत्रों में बढ़ती वनाग्नि की घटना है। यहां पर संरक्षित क्षेत्रों से मतलब है राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य है, यहां पर हाल ही में वन अग्नि की घटनाएं ज्यादा देखने को मिली हैं। तो इसको लेकर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि इसको लेकर एक विश्लेषण हुआ। उस विश्लेषण में दर्शाया गया कि पिछले 2 महीने में भारत में अत्यधिक वर्षण के बावजूद 50% से अधिक वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं, और ये घटनाएं 9 राष्ट्रीय उद्यानों में और वन्यजीव अभ्यारण्यों में देखने को मिली हैं। विशेष तौर पर अगर हम राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद हम बात करें तो झारखंड। ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर ये घटनाएं 9 राष्ट्रीय उद्यानों में देखने को मिली हैं। और अगर हम संख्या की बात करें तो लगभग 516 के आसपास घटनाएं हुई हैं वन अग्नि की, जिसमें से लगभग 119 के आसपास घटनाओं के अगर हम देखें विश्लेषण के आधार पर, तो ये छत्तीसगढ़ का जो गुरु घासीदास जो राष्ट्रीय उद्यान है, यहां पर देखने को मिली है। ये भारत में नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर देखा जाता है, याद रखिएगा, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के तौर पर भी शामिल किया गया है। तो आप जब बात करते हैं यहां पर, तो गुरु घासीदास जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें सबसे ज्यादा वनाग्नि की घटनाएं हाल ही में देखने को मिली है। और ये कहीं ना कहीं भारत में वन क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो एक चिंता का विषय है, क्योंकि इस प्रकार की वनाग्नि से न केवल वृक्षों की क्षति होती है, पर्यावरण की क्षति होती है, बल्कि जीव जंतुओं की भी क्षति होती है, और इकोसिस्टम पर इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ता है, जो कहीं ना कहीं संपूर्ण जीव प्रजाति, संपूर्ण मानव प्रजाति के लिए, मानव जाति के लिए संकट की व्यवस्था होती है। तो लेकिन यहां पर देखो कि ये वन अग्नि की घटनाएं कब देखने को मिल रही है, जब अत्यधिक वर्षण लगभग इन राज्यों में हम देखें, और भारत के कई राज्यों में पिछले 2 महीने में हमें बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिली है। उस बारिश के बाद भी ये घटना देखने को मिली है, जो एक चिंता का विषय है। अगर हम बात करें पर्टिकुलर वनाग्नि की दोस्तों, तो याद रखिए वनाग्नि का मतलब जंगल में लगने वाली आग से है। जंगल में ये आग विभिन्न कारणों से होती है। इसमें आप लोग प्राकृतिक कारण भी ले सकते हैं, और इसमें आप लोग मानवीय कारण भी ले सकते हैं। मानवीय कारणों के कारण ये व्यवस्था आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। एक्चुअल में क्या होता है कि मनुष्य विभिन्न उद्देश्यों से, जैसे मान लीजिए पिकनिक के लिए, घूमने के लिए कई प्रकार से वनों में जाते हैं। जब वनों में जाते हैं तो वहां पर कई प्रकार की गतिविधि करते हैं, जैसे फायर कैंप लगा देना हुआ, कुछ पका के खाना हुआ, तो इस प्रकार की चीजें करते हैं। कई लोग स्मोकिंग वगैरह की एक्टिविटीज वहां जाके करते हैं, जिसके चलते छोटे से स्तर पर आग उत्पन्न हो जाती है इनकी वजह से, और वो आग हवाओं के माध्यम से सूखे क्षेत्रों में बढ़ती चली जाती है, और जंगल की आग वनाग्नि का रूप ले लेती है और बहुत भयानक हो जाती है, जिसके कारण बहुत बड़े स्तर तक पारिस्थितिकी का नुकसान होता है। तो मानवीय कारण इसमें है, लेकिन प्राकृतिक कारण भी इसके कारण है। जनरली देखते हैं कि जो ग्रीष्म ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु में ही हमको वनाग्नि की घटनाएं ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि बेसिकली अगर हम भारत की बात करें तो बहुत बड़े स्तर पर आपको पतझड़ वन देखने को मिलते हैं। गर्मी के मौसम में यहाँ पर सूखापन हो जाता है, और गर्मी के मौसम में यहाँ पे जो सूखापन होता है दोस्तों, उसके कारण कहीं ना कहीं एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। वो गर्मी के कारण सूखेपन के चलते जो बदलाव होता है, वो बदलाव होता है कि वृक्ष और जंगल में बिल्कुल सूखे पत्ते और इस प्रकार की स्थिति होती है। तेज हवाएं चलती हैं, वृक्ष आपस में टकराते हैं, घर्षण के कारण आग लग जाती है। क्लियर? ज्यादा गर्मी होने के चलते यहाँ पर आग की घटना देखने को मिलती है, और कई बार ऐसा होता है कि बिजली गिर जाती है। तो बिजली गिरने के कारण भी जंगल में आग जैसी घटनाएं आपको बड़े स्तर पर देखने को मिलती हैं। तो प्राकृतिक कारण भी जिम्मेदार है, मानवीय कारण भी जिम्मेदार है, लेकिन नुकसान जो होता है वो प्रकृति को बहुत बड़े स्तर तक इसके कारण होता है। तो इसको लेकर हमारे देश में प्रयास किए जाते हैं, लेकिन दोस्तों इसको हम जितना रोकने की कोशिश करते हैं, उसमें हम इसके नुकसान को कम कर सकते हैं। ये बात है, पूरी तरीके से इस घटना को रोकना जो है वो संभव नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि किसी न किसी हिस्से में जंगलों में आग लगना ये बहुत पहले से चला आ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको रोकने के लिए अच्छे कदम उठाए जाने की जरूरत है, ताकि इनके प्रभाव को कम किया जा सके, इस आग पर काबू जल्दी से पाया जा सके। ऐसे कहीं ना कहीं व्यवस्था करने की हमें जरूरत दिखाई पड़ती है। और ये वन अग्नि का टॉपिक जो था वो इस माध्यम से चर्चा में रहा है, किस माध्यम से, कि अभी हाल ही में एक विश्लेषण आया है जिसके चलते वन अग्नि की घटनाएं हैं। और वन अग्नि को आप एक आपदा के तौर पर देखते हो, कहीं ना कहीं
ये प्रकृति को बड़े स्तर पर प्रभावित करने वाली आपदा होती है। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक है, ईरान ने सबसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों ईरान जो है वो अपने इन परीक्षणों के कारण समय समय पर चर्चा में रहता है और बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर एक अंतरराष्ट्रीय संधि भी देखने को मिलती है। इन सब चीज को दरकिनार करते हुए ईरान ने फिर से एक परीक्षण कर दिया और कहीं ना कहीं ईरान वैश्विक स्तर के जो पाबंदियां उनको नजरअंदाज करके ये परीक्षण करते रहता है और ऐसा ही परीक्षण ये देखने को मिला बैलिस्टिक मिसाइल का। ये बैलिस्टिक मिसाइल जो की है ये ईरान की सबसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो लगभग 2000 किलोमीटर की रेंज लगती है। कितनी? 2000 किलोमीटर की रेंज लगती है और 1500 केजी के आसपास का ये अपने साथ आयुध का सामान जो है विस्फोटक लेके जा सकती है। इस मिसाइल की एक खासियत है। तो ये कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर आसपास की जो कंट्री है, विशेष तौर पर ईरान के दुश्मन कंट्री के लिए चिंता का विषय है। अब इजराइल जो है, इजराइल को इस बात को लेकर प्रॉब्लम जरूर होगी क्योंकि उसके क्षेत्र में आता है और इसकी जो रडार है वो 2000 किलोमीटर के अंतर्गत कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनता है। अगर हम यहाँ बात करें इस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है तो खुर्रम शहर के बोल सकते हैं, खुर्रम शहर जो है ये इस मिसाइल का नाम है जो कहीं ना कहीं ईरान इराक का जो युद्ध हुआ था उसके बाद ये चर्चा का शहर रहा था। तो इसके नाम पर ही इस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम ईरान ने रखा है और इसका नवीनतम संस्करण याद रखिएगा। तो खुर्रम शहर मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल है। किसने की है? ईरान ने की। विशेषता क्या? सबसे लंबी दूरी की है, 2000 किलोमीटर रेंज है, 1500 किलो के आसपास सामान आयुध लेके जा सकती है। ठीक है, आसपास के देशों के लिए खतरा भी है। अगर बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें दोस्तों तो ये रॉकेट चलित व्यवस्था है और ये स्वनिर्देशित होती है। एक बार आप क्या करिए, इस पर टारगेट सेट कर दीजिए। स्वनिर्देशित होती है और अर्धचंद्राकार मार्ग का ये अनुसरण करती हुई टारगेट को ध्वस्त कर देती है। याद रखिएगा कि इसको 45 डिग्री के एंगल पर रखकर छोड़ा जाता है और बाद में ये इस प्रकार से अपने टारगेट को हिट कर देती है। याद रखिएगा 45 डिग्री का एंगल रखा जाता है, बाद में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये इधर की तरफ आकर गिरती है। ये जो मिसाइल होती है, ये मिसाइल जो है ये रासायनिक हथियार के लिए, परमाणु हथियार के लिए, दोनों के ले जाने में सक्षम होती है। बड़ी मात्रा में अपने साथ आयुध ले जा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये ईरान का परीक्षण रहा बैलिस्टिक मिसाइल का। भारत की बात करें तो भारत भी इस मामले में पीछे नहीं। भारत में अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल जैसी बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो इससे भी ज्यादा क्षमतावान हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो ये किसकी मिसाइल रही? ईरान की, जिसने हाल ही में इस मिसाइल का परीक्षण किया है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है आपका? अगला टॉपिक है नीरज चोपड़ा 90 मीटर के निशान तक भाला फेंकने का लक्ष्य रखा है। 90 मीटर का भाला फेंकने का जो लक्ष्य है वो नीरज चोपड़ा ने रखा है हाल की प्रतियोगिताओं में। 90 मीटर का जो निशान है दोस्तों, इसे हम एक बोल सकते हैं कि मील का पत्थर कहते हैं। मील का पत्थर इसे कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट लक्ष्य होता है जिसको हर एक व्यक्ति पार नहीं कर सकता भाला फेंकने में। अगर हम 1986 से बात करें तो केवल 23 पुरुषों ने ही इस निशान को पार किया है। मतलब सोच लीजिए कि 90 मीटर तक भाला फेंकना किस प्रकार से कठिन टारगेट है, जो कि नीरज चोपड़ा ने अपने लिए इस बार सेट किया है कि उन्हें आने वाली प्रतियोगिताओं में 90 मीटर तक फेंकना है। क्लियर? अगर हम इन 23 पुरुषों की बात करें जिन्होंने 1986 के बाद से भाला फेंकने में 90 मीटर या उससे ज्यादा दूरी को कवर किया है, तो उनमें हम लोग जेन जेलेज़नी और योहानेस वेटर, इन दोनों को नाम देखते हैं। एक जेन जेलेज़नी और योहानेस वेटर, इन दोनों ने इसको कई बार हासिल किया है। अगर हम बात कर लें तो जो जर्मन योहानेस वेटर हैं, इन्होंने इस निशान को 8 बार पार किया है। तो जर्मनी के योहानेस वेटर ने 90 मीटर या उससे ज्यादा भाला फेंकने का काम 8 बार किया है। और जेन जेलेज़नी की बात करें तो इन्होंने 98.48 मीटर तक ये आश्चर्यजनित रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इन्होंने 27 वर्ष की उम्र में 98.48 मीटर तक भाला फेंक दिया था। सोचिए, इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो आज तक कोई पार नहीं कर पाया है ना। लेकिन नीरज चोपड़ा ने कितना टारगेट रखा? हाल फिलहाल 90 मीटर। ये प्राप्त करने के बाद फिर दूसरा टारगेट रखेंगे। अभी नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर फेंका हुआ है? तो 89.94 मीटर तक
भाला फेंक चुके हैं, मतलब ज्यादा दूर नहीं है 90 मीटर से, अपने इस रिकॉर्ड को पूरा करके वो 90 मीटर तक भाला फेंकने की कोशिश कर रहे हैं और जरूर फेंक लेंगे। नीरज चोपड़ा ने 2020 के ओलंपिक में भारत के लिए भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था और भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने के बाद ही नीरज चोपड़ा भारत के गोल्डन बॉय के तौर पर जाने जाते हैं। ये जो भाला फेंक में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है ना दोस्तों, ये एशिया का पहला गोल्ड मेडल है जो किसी एशिया के व्यक्ति ने भाला फेंकने में लिया है और भारत का पहला है, एशिया का भी पहला माना जाता है। याद रखिएगा किसने, नीरज चोपड़ा ने 2020 के ओलंपिक में किया था और तब से ये गोल्डन बॉय के तौर पर जाने जाते हैं। याद रखिएगा जिन्होंने अभी अपने टारगेट को क्या कर दिया है, बढ़ाया है। लेकिन अब याद रखिएगा कि भाला फेंक में सबसे ज्यादा सबसे लंबी दूरी तक भाला फेंकने का जो रिकॉर्ड है वो जेन जेलेज़नी के नाम पर है, जिन्होंने 98.48 मीटर तक भाला फेंका है। अगला टॉपिक है आपका नार्को एनालिसिस टेस्ट। जब हम नार्को एनालिसिस टेस्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को फिल्मों में याद आता ही होगा, सीआईडी जब आप देखते हैं तो ऐसे प्रोग्राम्स में आपने बार बार सुना होगा कि नार्को टेस्ट क्या है। अब यहां पर नार्को टेस्ट हाल ही में चर्चा में क्यों रहा, हाल ही में चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि जंतर मंतर पर भारतीय पहलवान जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और इन्होंने प्रदर्शन करते समय इन्होंने कहा है कि हम नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं, आप हमारा नार्को टेस्ट करवाइए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही हम नार्को टेस्ट करवाएंगे और जो नार्को टेस्ट हमारा होगा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, वो उसका सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। तो ये भारतीय पहलवानों का कहना रहा। हाल की बात करें हम आज की, तो अभी तक जो भारतीय पहलवान रहे उन्होंने क्या किया, जंतर मंतर से अपना धरना जो था वो किधर ले गए, वो संसद की तरफ लेकर गए थे, जब मोदी जी ने 28 मई को नई संसद का उद्घाटन किया था। हम आने वाले लेक्चर्स में नई संसद पर भी बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। सेंगोल क्या होता है, नई संसद की व्यवस्था क्या है, संसद प्रणाली भारत में क्या, सब पे डिस्कशन करने वाले आने वाले लेक्चर में। फिलहाल ये समझिए कि 28 मई को जब नई संसद का उद्घाटन कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो ये जो पहलवान जंतर मंतर पर अपना धरना कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, इन्होंने जंतर मंतर से संसद की तरफ एक मार्च किया और वहां जाकर जब कानून का उल्लंघन देखा दिल्ली पुलिस ने, तो उन्होंने इनको खदेड़ दिया और उसके बाद जंतर मंतर से खाली करवा दिया गया पूरी तरीके से व्यवस्था। और अब कहा गया है कि अगर दोबारा से इन्होंने बैठक की या धरना दिया तो इन पर कार्रवाई की जाएगी। अब इसके बाद पहलवानों ने क्या किया, पहलवानों ने गंगा में मेडल बहाने का सोचा, लेकिन उसके बाद गंगा में मेडल नहीं बहाए और राकेश टिकैत की एंट्री हो जाती, किसान नेता जो है, उसके बाद कहीं ना कहीं मेडल राकेश टिकैत जी को सौंप दिए गए और कहीं ना कहीं ये एक मूवमेंट चल रहा है, लंबा ड्रामा आपको देखने को मिला। अब खैर ये एक सरकार की बात हो गई, इस पर सरकार जो निर्णय लेगी उस हिसाब से चीजें होंगी। आपकी एक सोच रखते होंगे कि ये सही है कि गलत है, वो ठीक है। लेकिन हम आगे आए कि चर्चा में क्या रहा, नार्को टेस्ट। तो नार्को टेस्ट जो चर्चा में रहा वो इस वजह से चर्चा में रहा। अब देखिए ये टेस्ट है क्या, तो दोस्तों क्या होता है कि जनरली कोई व्यक्ति सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, ये कंडीशन आपको अपराध जगत में जब इसकी जांच होती है तो दिखाई पड़ती है। अब किसी व्यक्ति से अगर सच उगलवाना है तो उसके लिए आप तरह तरह के प्रयोग करते हैं, तो उसको पीटा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, पूछा जाता है, क्रॉस क्वेश्चंस के सब तरीके से आप सच उगलवाने की कोशिश करते हैं। तो उसी में से एक व्यवस्था नार्को टेस्ट की होती है। जो नार्को टेस्ट होता है इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि जो भी व्यक्ति है उसके शरीर में सोडियम पेंटोथल जो है उसको डाला जाता है। ये सोडियम पेंटोथल जो होता है दोस्तों, इंजेक्शन के माध्यम से अभियुक्त के शरीर में डाला जाएगा। अब जैसे अभियुक्त के शरीर में आपने सोडियम पेंटोथल डाल दिया तो उसके बाद इस दवा के कारण उसमें कृत्रिम निद्रावस्था देखने को मिलेगी, बेहोशी की अवस्था देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं उसका संवेदनहारी व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। उसकी संवेदना या बचती नहीं है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, झूठ बोलने के लिए जो वो दिमाग लगा सकता वो दिमाग नहीं लगा सकता, क्योंकि वो एक प्रकार से निद्रावस्था में पहुंच गया, बेहोशी अवस्था में पहुंच गया है। तो उसकी कल्पना शक्ति जो होती है वो निष्प्रभावी हो सकती है, वो कल्पना नहीं कर सकता। अब जो चीज है वो वही कहेगा, ये उससे आशा की जाती है। तो ऐसे में जब भी नार्को टेस्ट होता है तो सोडियम पेंटोथल का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसके बाद सवाल पूछे जाते हैं उस अशुद्ध अवस्था में जब वो व्यक्ति होता है तो, और ऐसे में उसके सच बोलने की जो स्थिति होती है वो ज्यादा देखने को हमें मिलती है। अगर हम सोडियम पेंटोथल की बात करें दोस्तों, तो ये एक बहुत तेजी से असर करने वाली दवा है और जैसे ये किसी के शरीर में असर कर देता है तो उसकी संवेदनाएं जो होती हैं वो खत्म हो जाती है, सोचने समझने की क्षमताएं जो वो कम दिखाई पड़ती है, होती ही नहीं है। तो वो बिना कोई दिमाग लगाए उत्तर देता है जो भी आप पूछते हैं उसका। और ये सोडियम पेंटोथल का प्रयोग आज कहाँ होता है दोस्तों, तो जब आप सर्जरी करते हैं किसी मरीज की ऐसी स्थिति होती है तब सर्जरी के दौरान बहुत बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग किया जाता है हॉस्पिटल व्यवस्था में, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन ये
नार्को टेस्ट वाली व्यवस्था जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ देश में यह है कि नार्को टेस्ट जिसका करवाना होता है दोस्तों, उसके लिए आपको पहले कोर्ट में बताना पड़ता है और कोर्ट की इजाजत के बाद ही आप ये चीज देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये नार्को टेस्ट की व्यवस्था हुई। अब आते हैं उड़ान पर। उड़ान 5.1, उड़ान की जो व्यवस्था है दोस्तों पहले भी देखने को मिली। उड़ान के तहत व्यवस्था जो पहले की गई थी उसके तहत हेलीकॉप्टर के माध्यम से आवागमन जो था उसको बढ़ाने की कोशिश की गई, और विशेष तौर पर पहले चरण में उड़ान के तहत दुर्गम क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, पूर्वोत्तर राज्यों में कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर के माध्यम से आवागमन को बढ़ाने की कोशिश की गई। मतलब पहले चरण में पूर्वोत्तर को और पहाड़ी क्षेत्रों को इसमें शामिल किया था, लेकिन अब जो उड़ान 5.1 आया है जिसको नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुरू किया है, इसके तहत कहा गया है कि हम दूरस्थ क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं और साथ ही साथ अंतिम मील तक हेलीकॉप्टरों के माध्यम से कनेक्टिविटी प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसे में कंप्लीट कनेक्टिविटी को टारगेट करते हुए उड़ान 5.1 जो है वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसके तहत हेलीकॉप्टर मार्ग जो है उनको चयन किया गया है, जिसके तहत इन सब चीजों तक पहुंच स्थापित की जाएगी और यहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध हो, वो उसके लिए इन्होंने क्या किया, 25% तक किराया भी कम किया है, ये याद रखिएगा। तो ये किसका है, उड़ान परियोजना जो है वो है जिसके अंतर्गत हेलीकॉप्टर से पहुंच व्यवस्था जो उसको ये बढ़ाना चाहते हैं। पहले चरण में कहां पहुंचे थे आप, पर्वतीय और पूर्वोत्तर के क्षेत्र तक पहुंचे थे। अब आप कंप्लीट क्षेत्रों को कवर करना चाहते हैं, हेलीकॉप्टर के माध्यम से अंतिम मील तक कनेक्टिविटी प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए आपने उड़ान 5.1 शुरू किया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे पहुंचते हैं दोस्तों। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बुल्गारिया के लेखक ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जीता है। तो बुल्गारिया जो है वहां के लेखक हैं जिनका नाम है जॉर्जी गोस्पोडिनोव। इन्होंने और इनके साथ इन्होंने जो उपन्यास लिखा था उसका अनुवाद किया था एंजेला रोडेल ने। तो इनको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। अब ये बुल्गारिया के लेखक थे तो उन्होंने वहां की भाषा में क्या लिखा, बुल्गारिया के शेल्टर, टाइम शेल्टर नामक उपन्यास लिखा। किसने लिखा, जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने। जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने जब ये उपन्यास लिखा तो ये बुल्गारियन था, टाइम शेल्टर इसका इंग्लिश में नाम दिया और अनुवाद किया किसने, एंजेला रोडेल ने। तो इन दोनों को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है इस उपन्यास के लिए। इनके तहत जो राशि मिलेगी दोनों में 50-50% जो रहेगी वो बांट दी जाएगी। ये पुरस्कार है किस कौन सी किताब के लिए दिया, तो याद रखिएगा टाइम शेल्टर, ये एक उपन्यास रहा, इसके लिए दिया गया है। अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में गीतांजलि श्री भारतीय लेखक है। इन्होंने रेत का मकबरा की रचना दिया था और इसका अनुवाद किया था डेजी रॉकवेल ने। तो डेजी रॉकवेल और गीतांजलि श्री को रेत के मकबरे के लिए, टॉम ऑफ सैंड के लिए 2022 में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। अगर हम अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करें तो ये पुरस्कार दोस्तों 2004 से शुरू हुआ और 2005 में पहली बार दिया गया। और 2005 में जो पहली बार दिया गया था तो किसको दिया गया था, ये इस्माइल कदारे को दिया गया था, याद रखना है। अब इस्माइल कदारे को 2005 में ये जो पुरस्कार दिया था, उस समय तक ये पुरस्कार जाना जाता था मैन बुकर सम्मान से, अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर सम्मान बोल दीजिए, ये पुरस्कार के नाम से जाना जाता था ये। तो अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार जो है वो 2015 तक इसी वे में चलता है और 2016 के बाद इसमें आपको बदलाव देखने को मिलते हैं और इसका नाम भी बदल जाता है और नाम क्या हो जाता है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो मेन बुकर पुरस्कार से नाम बदलकर अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कर दिया गया है। व्यवस्था में भी बदलाव की गई है। अगर देखें तो 2005 से ये दिया जाता है, इसके अंतर्गत 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है। अब यहां पर भी 50,000 पाउंड की राशि दी जाएगी, दोनों में बराबर बांट दी जाएगी, ये व्यवस्था होती है। एक और चीज पे ध्यान दें कि ये बेसिकली आयरिश की बात करें, आयरलैंड या यूके, इस क्षेत्र में अगर किसी ने कोई उपन्यास या साहित्य की रचना की, एक साहित्य का पुरस्कार है, याद रखिएगा, तो साहित्य की रचना की है तो उसके लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन पहले तक ये लिमिटेड था। पहले ये कहा गया था कि राष्ट्रमंडल देश हो, जिम्बाब्वे हो और आयरलैंड के जो लेखक होंगे, जीवित लेखक होंगे, उन्हीं को ये पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन 2015 के बाद 2016 से ये व्यवस्था कर दी गई कि किसी भी राष्ट्रीयता वाले, इस दुनिया में किसी भी राष्ट्रीयता वाले जीवित लेखक को उसकी साहित्यिक रचना के लिए मेन बुकर पुरस्कार या अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाएगा, जिसके तहत 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है।
क्लियर। तो इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। पहले जहां ये राष्ट्रमंडल जिम्बाब्वे और आयरलैंड तक सीमित था, तो अब इसको पूरे दुनिया के लिए कर दिया गया, किसी भी राष्ट्रीयता का व्यक्ति इसको कर सकता है। लेकिन देंगे किसको? या तो वो उपन्यास अंग्रेजी में लिखा गया है या अंग्रेजी में अनुवादित है, इसी के लिए वो दिया जाएगा, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए हर साल जो यूनाइटेड किंगडम है, यूके, जो वहां पर एक समारोह होता है और समारोह के बाद ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, पहले ये 2 साल में दिया जाता था, अब ये वार्षिक दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस बार ये पुरस्कार किसको मिला है? इस बार ये पुरस्कार मिला है जॉर्जी गोस्पोडिनोव को और अनुवादक एंजेला रोडेल को। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी अन्य जो फैक्ट्स हैं उन पर ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है, इसलिए हम उन पर डिस्कशन ज्यादा नहीं कर रहे हैं। हमने मेन बुकर सम्मान को थोड़ा सा डिटेल में देखा है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक का। अगला टॉपिक है नीति आयोग का वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21। 2020-21 के लिए नीति आयोग ने हाल ही में अपने वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक की रिपोर्ट जारी की है। पहले तो ये समझ लीजिए ये वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक है क्या, और बाद में हम नीति आयोग पर भी बात करेंगे। वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2017 से शुरू किया गया नीति आयोग के द्वारा। अब इसमें नीति आयोग तो है ही है, लेकिन भारत का जो स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कल्याण विभाग है वो मंत्रालय और विश्व बैंक दोनों की सहायता से शुरू किया गया है। निकालता कौन है? नीति आयोग। कब से निकालता? 2017 से। किसकी सहायता से? तो भारत का परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय प्लस विश्व बैंक दोनों की सहायता से ये निकाला जाता है, याद रखिएगा। और एक प्रकार का कैसा सूचकांक है? वार्षिक सूचकांक है। ठीक है, तो इसने क्या किया है कि इसके तहत अभी रिपोर्ट निकाली है। रिपोर्ट जो है वो 2020-21 के कोविड काल के लिए कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट है, उस दौरान की रिपोर्ट है जो उस समय की व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालती है। तो इसके तहत क्वेश्चन ये आएगा कि इस रिपोर्ट में कौन सा राज्य आगे रहा, कौन सा राज्य पीछे रहा, इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन 2017 से ये रिपोर्ट क्यों निकाली जाती है, सूचकांक क्यों निकाला जाता है? इसलिए निकाला जाता है कि भारत के राज्यों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास की क्या स्थिति, उसका मूल्यांकन किया जाए, कमियों को देखा जाए और उनको आगे बढ़ने के लिए नई चीजें बताई जाए। तो इसलिए कहीं ना कहीं एक मूल्यांकन के लिए ही हर साल ये स्वास्थ्य सूचकांक जो है वो नीति आयोग निकालता है। ठीक है, इस बार के स्वास्थ्य सूचकांक की अगर हम बात करें तो 19 बड़े राज्यों की बात करें पहले, तो 19 बड़े राज्यों में केरल जो है वो प्रथम है, उसके बाद तमिलनाडु और उसके बाद तेलंगाना है। मतलब दक्षिण के तीनों राज्य इसमें अग्रणी है। अगर हम निम्न स्तर पर बात करें तो सबसे नीचे दिखाई पड़ता बिहार। बिहार की स्थिति स्वास्थ्य सूचकांक में कोविड के दौरान बहुत बुरी रही। उसके बाद उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर रहा और मध्य प्रदेश 17वें स्थान पर रहा। तो जो व्यापम और एमपी संबंधित एग्जाम्स को देने वाले वो याद रखिएगा कि वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक जो नीति आयोग का है इसमें मध्य प्रदेश का स्थान 17वां रहा है। बहुत कमजोर स्थिति है, दयनीय स्थिति, याद रखेंगे। अगर हम छोटे राज्यों की बात करें तो 8 छोटे राज्यों को इसमें शामिल किया है। इसमें सर्वोच्च स्थिति दिखाई पड़ती है किसकी? त्रिपुरा की। और त्रिपुरा के बाद आती है सिक्किम की, सिक्किम के बाद आती है गोवा की स्थिति। इसमें 2 आपको नॉर्थ ईस्ट के राज्य देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करें निम्न स्थिति की, तो सबसे निम्न स्थिति देखने को मिलती है मणिपुर की। मणिपुर जो है वो छोटे 8 राज्यों में सबसे अंतिम स्थान पर आता है। मणिपुर से थोड़ी अच्छी स्थिति देखने को मिलती है नागालैंड की, और नागालैंड से थोड़ा अच्छा देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश। तो 6वां, 7वां और 8वां स्थान इन तीनों राज्यों को देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर कंडीशन खराब रही, यहाँ पर कंडीशन बेहतर रही, यहाँ पर कंडीशन खराब रही, यहाँ पर कंडीशन सबसे बेहतर रही। ये स्वास्थ्य सूचकांक बताता है 2020-21 के कोविड काल के लिए। ठीक है, अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें दोस्तों, तो लक्षद्वीप जो है वो इस व्यवस्था के तहत शीर्ष पर रहा है। वहां पर कोविड काल के दौरान स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी रही। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात कर लें तो केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली अंतिम स्थान पर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भले कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, उनके द्वारा जो भी तथ्य कहे गए थे वो सब झूठे साबित होते हैं। और कहीं ना कहीं दिल्ली की अवस्था ऐसी दिखाई पड़ती है कि ना तो प्रदूषण में सुधार हो रहा है, ना ही स्वास्थ्य की इन व्यवस्थाओं में दिखाई दे रहा है कुछ भी असर। तो एक प्रकार से सुविधाएं नहीं है, इसलिए ये रिपोर्ट आपको देखने को मिल रही है। आगे हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर नीति आयोग की शासी परिषद की 8वीं बैठक भी दिखाई पड़ती है, जिसमें हम लोग नीति आयोग पर थोड़े से डिस्कशन करेंगे। याद रखिएगा कि शासी परिषद की जो 8वीं बैठक हुई है उसकी थीम भी रही। उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी विकसित भारत @2047। मतलब टारगेट क्या है? विकसित भारत @2047। और किसका नाम लेंगे? टीम इंडिया की भूमिका। अब ये टीम इंडिया कोई भारत की क्रिकेट टीम नहीं है,
जब भी टीम इंडिया नाम आता था भारत की क्रिकेट टीम की तरफ चले जाते, नहीं, ये भारत की नीति आयोग के तहत जो टीम इंडिया की बात की जाती है वो टीम इंडिया है जो विकसित भारत @2047 टीम इंडिया की भूमिका, मतलब टारगेट है 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का। तो ये अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि नीति आयोग की शासी परिषद की जो 8वीं बैठक है उसकी थीम क्या थी, तो आप बताएंगे विकसित भारत @2047 टीम इंडिया की भूमिका। इस थीम के साथ ये बैठक की गई। और अगर हम बात करें नीति आयोग की दोस्तों, तो इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग जो 15 मार्च 1950 पे स्थापित किया गया था नेहरू जी के द्वारा एक प्रस्ताव पास करके, वो कहीं ना कहीं हटा दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। कहा गया कि लगभग 65 सालों के बाद तक भारत में योजना आयोग का जो व्यवस्था है वो अब प्रासंगिक नहीं रही है, इसलिए इसको हटा दिया गया और उसकी जगह पर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को आया। नीति आयोग का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका पूरा नाम है। तो जो नीति नाम रखा गया है वो भी सोच समझ के रखा गया है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहीं ना कहीं इसका एक मूल उद्देश्य है। और नीति आयोग जो है वो 1 जनवरी 2015 को आया। आने के बाद से देखिए कि ये भारत में जो योजना आयोग काम करता था उसकी जगह पर काम कर रहा है, इसको भी एक प्रस्ताव पास करके लाया गया है। लेकिन इसको आप एक थिंक टैंक के तौर पर देखते हैं, इसको आप एक परामर्शदात्री व्यवस्था के तौर पर देखते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, संयोजन की अगर हम बात करें, नीति आयोग की संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है, याद रखिएगा। उपाध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है। अगर हम उपाध्यक्ष की बात करें दोस्तों, तो पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, उसके बाद आया राजीव कुमार, और अभी हम बात करें तो सुमन वीर जो है वो अभी वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं। और अगर हम बात करें इसके सीईओ की, तो सुब्रमण्यम जी जो है उसके सीईओ है, ये भी आप लोग नाम याद रखेंगे। इसके संचालन परिषद की बात करें तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तो शामिल होंगे ही होंगे, साथ ही साथ याद रखिएगा कि ऐसे यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा है वहां के भी मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं। और इसके अलावा इसमें केंद्र शासित प्रदेश जो उनके उपराज्यपालों को भी शामिल किया जाता है। तो केंद्र शासित प्रदेशों का पक्ष रखने के लिए उपराज्यपाल, राज्यों का नेतृत्व करने के लिए मुख्यमंत्रियों को इसमें शामिल किया जाता है। अगर हम क्षेत्रीय परिषद की बात करें दोस्तों, तो क्षेत्र विशेष के मुद्दों को उठाने के लिए, संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्री और राज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है, याद रखिएगा। इसके अलावा हम बात करें तदर्थ सदस्यता की, तो याद रखिएगा कि अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से 2 पदेन सदस्य लिए जाते हैं बारी बारी से, तो ये होते हैं तदर्थ सदस्यता वाले, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इसकी संरचना है जिसमें हम लोग और भी लोगों की बात करते हैं। एक जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है नीति आयोग के सदस्यों में दोस्तों, वो होता है इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको आप बोलते हैं सीईओ। सीईओ जो है वर्तमान में कौन है? सुब्रमण्यम जी है। पहले आप अमिकांत दास जी का नाम सुनते थे। भारत सरकार के सचिव, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए सीईओ बनाया जाता है, याद रखिएगा। और इसके बात करें तो पदेन सदस्यता भी होती है इसकी। इसमें पदेन सदस्यता का मतलब ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति जो पहले से किसी पद पर है उसको नीति आयोग में भी सदस्य बना दिया जाए, ऐसे सदस्य को पदेन सदस्य कहते हैं। तो केंद्रीय जो मंत्री परिषद है उन्हीं मंत्रियों में से 4 मंत्रियों को, अधिकतम 4 मंत्रियों को पदेन सदस्य बनाया जाता है, याद रखिएगा, नीति आयोग में। इसके अलावा विशेष आमंत्रित सदस्य भी होते हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। तो ऐसे में ये नीति आयोग की क्या है, पूरी व्यवस्था है, उसकी संरचना, इसमें कौन कौन व्यक्ति शामिल होते हैं वो आप लोगों को याद कर लेना है। एग्जाम में इसमें से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के सदस्यों में संरचना में शामिल नहीं है या है, तो आप याद रख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन पूछेगा सीईओ की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत सरकार का सचिव, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित, मतलब प्रधानमंत्री द्वारा होता है। विशेष आमंत्रित सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। पदेन सदस्यता प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। मतलब इसमें इंपॉर्टेंट जो काम कर रहा है वो प्रधानमंत्री कर रहा है और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होता है। कहीं ना कहीं योजना आयोग के निष्फल होने के बाद, उसकी प्रासंगिक नहीं रहने के बाद नीति आयोग जैसी व्यवस्था भारत सरकार लेकर आई थी, जो आज तक हम देखें तो वैश्विक भारतीय स्तर पर बहुत बेहतर तरीके से निर्णय ले रही है और काम कर रही है, जिसके परिणाम आपको विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन किया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मिलता हूं अगले लेक्चर में फिर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।